further, wishing you a long and happy life, so that your wisdom may continue to shine brightly for all sentient beings. May your teachings inspire love and compassion in every heart, guiding us towards a harmonious future. Tujiji. Sharanam Gacchami Sangam Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami 강기 tuk식 예준에 따와 담제 방배철 담배더니 던져봐 고tomдел라 शाचालो ताशी दिलेक नमस्कार परम पूजनीय जगत गुरु महाअध्यापक समदन मुचिला पूजनीय हमारे गुरु गदन राबगलिंग के खेंजुला आदरणीय सभी भिक्षु और भिक्षुगण अन्य अधिकारीगण महाविद्यालय और विभिन्न विद्यालय से हमारे
शिक्षा और प्यारे बच्चों, हमारे तवांग जिले के सभी विभागों के प्रधान प्रशासकों और महाकर्मियों, शरफ जाम्बो के सभी सदस्यों, गांव बुरास पंचायत के सदस्य, अन्य सभी समाज सेवी सज्जनों, हमारे समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकों और यहाँ पर पधारे सभी भक्तजनों का, आज हमारे जंग में आपने लमनिन सरगम को प्रवचन देकर हम तवांग वासियों, खासकर जंग वासियों, धन्य हो गया है। इसके लिए हम आपको जितना धन्यवाद करें उतना कम रहेगा। वैसे हमारे यहाँ के जितने भी वासियों हैं, प्रवचन बोलने से बहुत कम आता है, सिर्फ अंग बोलने से ज़्यादा आता है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि आपका आशीर्वाद से, आपके हमारे छात्र छाया में आने से, हमारे यहाँ के जितने भी वासियों हैं उन सब ने 11 दिन का जो प्रवचन आपने दिया है उसमें सब ने बढ़ छोड़ कर आया है। इसके लिए भी मैं आपको और मेरे जितने भी गांव वाले हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और भविष्य में भी हम भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि आप बार बार हमारे बीच पधारें और हमें आशीर्वाद देते रहें। मौसम भी अच्छा रहा। वैसे इस सीज़न में बहुत बारिश होता है, लेकिन आपके आने से ये हमारे जो प्रवचन का दिन रहा, मौसम भी बहुत अच्छा रहा, खुशहाल रहा। अंत में फिर से एक बार मैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी को इसके पश्चात मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हुए परम पूज्य चर्चे धर्मवंश को मनपा समाज में शिक्षा को आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता को महत्वपूर्ण है तो हम सभी वक्तों को मार्गदर्शन करें। विद्युते कल्पना जलम गंभीरोदार मूर्तये नमन समन्ता भद्रया समन्ता त्रिशे। सभा में उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ, अधिकारीगण, अध्यापक मंडली, अभिभावक समूह एवं स्नेह पात्र छात्राएं और छात्राएं, आज विद्यार्थियों से मिलकर आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं मूल रूप से एक स्कूल अध्यापक रहा हूँ। युवक अवस्था में सन 1961 से लेकर लगभग 5 वर्ष स्कूल के अध्यापक रहा। उसके बाद 6-7 वर्ष और स्कूल प्राचार्य के रूप में, 10 वर्ष में विद्यार्थियों छात्रों से जुड़े रहे। तो इसलिए विद्यार्थी विद्यालयों की, बुनियादी विद्यालयों की विद्यार्थी जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी चरित्र निर्माण और मानसिक विकास को देखने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे खेद है कि मनपा की बोली मुझे आता नहीं है, इसलिए हम लोग
हिंदी में संवाद करना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, सबको जानना चाहिए। महात्मा गांधी जी का भी यही इच्छा था कि भारतवर्ष की एक राष्ट्र की भाषा के रूप में या एक समूह की भाषा के रूप में हिंदी विकसित हो। लेकिन स्वाधीनता के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी हिंदी को एक रूप से संपूर्ण भारत में उपयोग में नहीं आया है। भविष्य में भी शायद आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कहना कठिन है। आज हम लोगों की वार्तालाप के विषय रखा गया है मनपा समाज में शिक्षा की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता। और ये स्कूल की छात्रों से संवाद करना है, तो मुझे थोड़ा प्राथमिक दृष्टि से आश्चर्यजनक लगा। स्कूल विद्यार्थियों को क्या ये बताने की जरूरत पड़ेगा कि शिक्षा की आवश्यकता क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। शिक्षा की आवश्यकता को जान करके और उसकी उपयोगिता को भी जान करके अब स्कूल में दाखिले लिए होंगे। बिना जाने तो स्कूल क्यों जाएंगे। शिक्षा की उपयोगिता, शिक्षा की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता को जाने बिना विद्यालय में जाना अजीब सा लगता है। या तो अभिभावकों ने जबरदस्ती भेज दिया होगा, लेकिन जब कोई कार्य विशेष रूप से जीवन में एक लंबे अवधि के कार्य, कठिन कार्य में प्रवेश करने से पहले उस कार्य की आवश्यकता या उद्देश्य, उसकी उपयोगिता जानकर ही उस कार्य में प्रवेश करना चाहिए। नहीं तो दिशाहीन, उद्देश्यहीन कोई कार्य लेते हैं। जैसा स्कूल में दाखिले होना 10-12 बरस की अवधि के कार्य होते हैं, उतना अंश जीवन बिना कोई सोचे समझे उसमें प्रवेश किया जाए तो वो बहुत बुद्धिमानी के कार्य नहीं होंगे। लेकिन बचपन में अभिभावक विशेष रूप से आजकल जो 21वीं सदी कहते हैं या उत्तर आधुनिक सभ्यता में रहने वाले की बात कहते हैं, तो वो एक प्रकार से अक्षर ज्ञान ये गांधी जी का शब्द है। गांधी जी अंग्रेज या आधुनिक शिक्षा को अक्षर ज्ञान से पुकारते हैं। को आवश्यकता एक आवश्यकता है, इसका बोध अपने तार्किक दृष्टि से नहीं, सामाजिक और राजकीय दबाव में या लोगों को देखा देखी शिक्षा आवश्यक है ऐसा सोच लेते हैं। शिक्षा आवश्यक है ये मान लेते हैं जाने बिना। आधुनिक के समाज में एक बहुत बड़ा विडंबना या कठिनाई यही है कि हम बहुत चीज़ को जान लेते हैं, मान लेते हैं, जानते नहीं हैं। बिना जाने मान लेना
उसको पुराना भाषा में अंधविश्वास कहलाते हैं। धर्म और दर्शन ने भी अंधविश्वास फैलाया। उससे ज़्यादा आधुनिक साइंस और आधुनिक ज्ञान ने भी अंधविश्वास फैलाया। बिना जाने मान लेने की एक प्रक्रिया। तो इसलिए मैं आपसे संवाद प्रारंभ करने से ही ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों के संवाद में जो कुछ आपसे कहने जा रहा हूँ, आप उससे मन मत लीजिएगा। जो मैं कुछ कह रहा हूँ ये मेरे विचार हैं, मेरे दृष्टिकोण हैं। वो आपकी परीक्षा के लिए, आपकी विश्लेषण के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आप उसको जांचिए, पड़ताल कीजिए, विश्लेषण कीजिए, तार्किक दृष्टि से देखिए। फिर जब आपको जानकारी में कुछ आएंगे तब उसको मान ले सकते हैं। बिना जाने मान लेना ये संवाद की अच्छा तरीका नहीं है। तथागत बुद्ध ने बल दे करके कहा है कि भिक्षुओं और परीक्षा जानो, मेरे बात को जैसा एक स्वर्ण को बहुत अनेक प्रकार की परीक्षण करके उसकी शुद्धता को जांचते हैं, ताप कर, छेद कर, रगड़ कर, तब उसकी शुद्धता को प्रमाणित करते हैं। उस तरह से मेरे वचनों को भी अपने तार्किक दृष्टि से गहराई से परीक्षण कीजिएगा। बिना परीक्षण किए, बिना जाने मेरे प्रति आपकी गौरव है या मेरे प्रति आपकी श्रद्धा है, उसके कारण से मत मान लीजिए। तो इसलिए परीक्षावान या विद्वान कोई चीज़ बिना परीक्षा किए, बिना जाने मानते नहीं हैं। आजकल स्कूलों में भी ये कठिनाई है। विद्यार्थी जैसा अध्यापक ने कहा या जैसा पाठ्य पुस्तक में लिखा है वैसा बिना जाने मान लेते हैं। मानना और जानना में बहुत बड़ा अंतर है। विद्यार्थी की अर्थ ये है कि विद्या को अर्थ से समझ में आने की प्रयास करें, उसको मान ना लें। इतना कहने के पश्चात आज का जो विषय है, मेरे पास समाज एक शब्द है, शिक्षा दूसरा शब्द है, आवश्यकता तीसरे शब्द हैं, उनकी उपयोगिता चौथा शब्द है। इस चार शब्दों के समूह से आज का विषय बने हैं। मनपा तो ठीक है, एक क्षेत्र विशेष का नाम हुआ जिस अंचल में आप लोग बसते हैं, उसको मन अंचल प्राचीन काल से ही कहते हैं। समाज, समाज का अर्थ है मानव संबंध, मानव संबंध। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समाज के ऊपर आश्रित है। बिना समाज के मनुष्य अपने को सार्थक या जीवंत सिद्ध कर नहीं पाते हैं। परस्पर आश्रित हैं, जिसमें रिश्तेदारियों के संबंध हो, कार्यकारी के संबंध हो, शासित शासन के संबंध हो, कोई न कोई संबंध से बंधे हुए हैं, उसको समाज कहलाते हैं। लेकिन इस समय उत्तर आधुनिक के काल में समाज हरस हो रहे हैं, टूट रहे हैं। जिस प्रकार के समाज में एक संबंध होना चाहिए
वह सुरक्षित कर नहीं पा रही हैं अनेक कारणों से, क्योंकि समाज के संबंध तभी रह सकते हैं सभी मनुष्य एक दूसरे के पूरक हो और सहयोग करने वाले हो। आज सारे मनुष्यों को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में डाल दिया गया है। तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धा ये जीवन की शैली हो गया है, तो समाज का जो एक ढांचा होना चाहिए वो दिन प्रतिदिन ह्रास की ओर उन्मुख है, उसको भी देखना पड़ेगा। फिर शिक्षा की बात आते हैं। शिक्षा किसको कहलाते हैं? पहले शिक्षा का परिभाषा करना होगा। साधारणतः ये जानते हैं कि शिक्षा माने अंग्रेज में जो एजुकेशन कहलाते हैं उसकी अनुवाद शिक्षा है। अंग्रेज के एजुकेशन की क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, उसका एक मत नहीं है, बहुत से मत हैं। लेकिन साधारणतः जो शिक्षा के नाम से, एजुकेशन के नाम से आज जो दुनिया में चल रहा है वो गांधी जी की भाषा में अक्षर ज्ञान को ही कहते हैं। अक्षर ज्ञान के अर्थ हैं पढ़ना, लिखना और गिनती करना, जिसको अंग्रेज वालों ने भी अपना शब्द बना रखा है 3 R's: रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। वो शिक्षा की या एजुकेशन की परिभाषा में आते नहीं हैं। ये 3 ज्ञान हैं तो आप शिक्षित कहलाया जाए या आपको एजुकेटेड कहलाया जाए। ये 3 R से जो बनते हैं, जो आजकल सर्वत्र चल रहा है, उसको गांधी जी ने अक्षर ज्ञान कहा। वो ठीक सही ढंग से कहा। अक्षर ज्ञान आवश्यकता नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता है, उपयोगी नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अक्षर ज्ञान एक ऐसा वस्तु नहीं है जो अनिवार्यता से अपरिहार्य हो और वो हमेशा उपयोगी हो। गांधी का कहना ये है कि अक्षर ज्ञान मात्र जिसको शिक्षा के माध्यम से शिक्षित नहीं किया गया है उनको अक्षर ज्ञान दे दिया जाए तो वो एक नोकदार छुरी की तरह है। वो डॉक्टर शल्य चिकित्सा के माध्यम से रोगी को रोग से मुक्त करने में भी काम कर सकते हैं या किसकी जान लेने में भी उपयोग कर सकते हैं। जो एक हथियार हैं जो हमेशा अच्छे कामों के लिए उपयोग करना अनिवार्य ना हो, एक हथियार जो बुरे कामों के लिए भी उपयोग किया जा सके। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो अमृत की तरह हो, जिसको भी लगे लाभे लाभे हो, जिसके माध्यम से कोई हानि ना हो सके, किसका हिंसा ना किया जा सके, ऐसे वस्तु को शिक्षा कहा जाता है। भारतीय प्राचीन दृष्टिकोण से या गांधी विनोबा के दृष्टिकोण से तो शिक्षा और एजुकेशन को एक
पर्यायवाची के रूप में लिया जाए तो वो शिक्षा के अर्थ को ठीक से समझा नहीं है। मैं कभी कभी विनोद ही नहीं, कोई गंभीरता से भी मैं कहता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि एजुकेटेड नहीं बना। I remain uneducated. That was my fortune. क्योंकि आज जिस वस्तु को एजुकेशन कहलाते हैं, अब बाद में भी आएंगे, वह मनुष्य के चित्त को कलुषित करते हैं, निर्मल करने की जगह पर उसको और भी कलुषित करते हैं। राग द्वेष को वृद्धि करते हैं, तो जिसके कारण मनुष्य के अकुशल कार्य को वृद्धि करने में सहायक करते हैं। तो वैसा को अगर शिक्षा कहते हो, जिस तरह की एजुकेशन जो चल रही है, एजुकेशन को मैं कहता हूँ तो आजकल जो संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार से उत्तर आधुनिक की सभ्यता के साथ एजुकेशन चल रहा है, उसको भी कहता हूँ। और उससे विशेष रूप से भारत में अभी तक प्रचलित जो स्कूल और विश्वविद्यालय में जो एक पद्धति चल रहा है, जिस पद्धति की निर्माता मैकॉली नाम की एक अंग्रेज सज्जन रहा है, जिसने 1832-33 में भारत में रहे थे और यहाँ से 2-3 साल रह करके लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में एक प्रसिद्ध भाषण दिया है भारत के विषय में। छात्रों को देखना चाहिए, आजकल तो सब चीज़ नेट पर उपलब्ध हैं। मैकॉले की भाषण का शब्दावली देखने लायक है। उसने भारत को कैसा देखा, कैसा समझा। उन्होंने कहा कि जब तक हम भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंग्रेज की भाषा के माध्यम से दिया जाने वाले शिक्षा पद्धति को संचालित नहीं करेंगे, भारतवर्ष बहुत दिनों तक हमारा अधीन रहने वाला नहीं है। उनका ये निष्कर्ष सही भी था। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि मैं 3 बरस के आसपास भारत में भ्रमण किया हूँ, कहीं पर मुझे एक भिखारी नहीं दिखाई दिया, कहीं पर मैं एक जीविकत्री या चोर करने वाले नहीं दिखाई दिया। बावजूद भारतवर्ष बहुत गरीब देश हैं, लेकिन यहाँ की जो मनुष्य की चरित्र है वो बहुत ऊंचा है। ऐसा ऊंचे चरित्र वाले को बहुत दिनों तक हम अपने अधीन में रखना संभव नहीं है। तो इसलिए एक उपाय ये है कि अंग्रेज भाषा के माध्यम से प्रशिक्षित किए हुए एक वर्ग, एक समाज को हम तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से हम भारत में शासन करेंगे। हमारा जहाँ संख्या कम है, दूर है, हर शासक विलायत से यहाँ भेजना संभव नहीं है। तो ये हमारे प्रतिनिधित्व सही ढंग से करने वाले एक भारतीय वर्ग
निर्मित करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, इसलिए शिक्षा पद्धति यहाँ पर चलाना चाहिए। तो उसके 1 साल के अंतर्गत ही अंग्रेज स्कूल, अंग्रेज माध्यम से पढ़ाई जाने वाली शिक्षा पद्धति यहाँ पर प्रचलित हुआ और वो बहुत सफल हुआ। लगभग 50, 60, 80 वर्ष के अंदर परंपरागत शिक्षा संस्थाएं और शिक्षा पद्धति लगभग लुप्त हो गए, सबको नष्ट कर दिया गया। ये 1836-37 के आसपास शुरू हुए होंगे। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा, तब तक भारतवर्ष में प्राचीन परंपरागत शिक्षा का लगभग समाप्त हो चुके थे। तो उसके बाद जितना आंदोलन हुआ बहुत सफल नहीं रहा। स्वाधीन भारत में सबसे पहले राधा कृष्ण कमीशन बने शिक्षा नीति को सुधारने के लिए। राधा कृष्ण बहुत बड़ा दार्शनिक रहे हैं, लेकिन उनका पृष्ठभूमि पश्चात शिक्षा और पश्चात संस्कृति के रहे हैं। उनके भारतीय दर्शनों के ज्ञान पश्चात दर्शनों की ज्ञान की तुलना में बहुत कम रहा है। वैसा तो भारतीय दर्शनों पर भी राधा कृष्ण ने बहुत कुछ लिखा है, बौद्ध दर्शन पर भी टिप्पणी किए हैं। महापंडित राहुल संकृताय ने राधा कृष्ण के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए एक शब्द में समाप्त कर दिया, राधा कृष्ण का लिपापोती। उनका दार्शनिक ज्ञान मात्र लिपापोती पर ही सीमित रहे। राधा कृष्ण कमीशन से लेकर के रामामूर्ति कमीशन, आचार्य रामामूर्ति कमीशन तक कोई 5 या 6 कमीशन बने। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला। केवल कोठारी कमीशन ने अध्यापकों के वेतन का वृद्धि किया था, उतना हम लोग जानते हैं। कोठारी कमीशन कुछ नाम भी चलते हैं, बाकी सब कमीशन विलुप्त हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय सामाजिक की आवश्यकता और उनकी उपयोगिता को देख करके बन नहीं पाए। नई शिक्षा नीति 2020 बहुत चर्चित हैं, कुछ अभी कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में भी हैं, लेकिन उसमें भी मैकॉले की बुनियादी जो प्रक्रिया है उससे हम मुक्त नहीं हो पाए। शिक्षा नीति 2020 बनाते समय हम लोगों की जानकारी में थे और बनने के बाद भी मैंने उसको सशस्त्र रूप से देखा है, लेकिन उसमें प्राचीन भारतीय अमूल शिक्षा पद्धति थे, उसकी कोई असर इस शिक्षा नीति पर नहीं पड़े हैं। और उसके साथ साथ मैकॉले की जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनसे हम मुक्त नहीं हो पाए। तो इसलिए इससे थोड़ा बहुत सुधार तो हो जाएंगे अगर ये कार्यान्वित हो, लेकिन ऐसा लगता है इसको भी कार्यान्वयन करने में लोगों को बहुत अभी
हिचकिचाहट है। एक ये विशाल विषय है, हम विद्यार्थियों से इसकी संवाद करने में कुछ बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं दिखते हैं, लेकिन मैं एक बिंदु कह सकता हूँ। मनुष्य कैसा बनते हैं, मनुष्य की व्यक्तित्व क्या है। मनुष्य की व्यक्तित्व है शरीर, वाणी और चित्त। चित्त हमारे मन को कहते हैं, वो सोचते हैं, वो वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, वो शारीरिक कार्य से कार्यान्वयन होता है। परंपरागत भाषा में काया वाक चित्त कहलाते हैं। 3 द्वारा काया वाक चित्त। काया वाक चित्त जब समूह होता है और चित्त प्रधान होता है, और चित्त प्रधानता से सब कार्य संपन्न होता है। काय बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। चित्त भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, चाहे वो अफ्रीका में रहने वाले लोगों की चित्त हो या अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों की चित्त हो। मूल रूप से सोचने विचारने की जो प्रक्रिया है वो लगभग एक ही से होता है, अंतर वाणी में होता है। वाणी जन्मजात रूप से एक पितृ भाषा या पश्चात की शब्द में कहा जाए मातृभाषा, जिस क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं वो जन्म लेते ही अपने शरीर की संरचना के माध्यम से एक भाषा मिलते हैं बिना कोई प्रयास के। उसको कहीं स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होता है। अपने माँ बाप के साथ जैसे जैसे शरीर की विकासित होता है तो वाणी विकासित होता है, तो उसको मातृभाषा कहते हैं। भारतीय भाषा में पितृभाषा कहते हैं। जात और भाषा पिता से आते हैं, लेकिन पश्चात की भाषा में उसको मातृभाषा से कोई अंतर नहीं। जो भी कहे, अपने शारीरिक संरचना के साथ मिले हुए भाषा को मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा संप्रेषण की सर्वोत्तम माध्यम है अपने अपने के लिए, और इसलिए भाषा को राष्ट्र की चिन्ह या राष्ट्र की पहचान, कोई भी जात विशेष की, राष्ट्र विशेष की पहचान ढूंढा जाए तो वह भाषा के माध्यम से ढूंढा जाता है। अपनी मातृभाषा के माध्यम से समस्त शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सके, प्राप्त नहीं किया जा सके, तब तक वो शिक्षा जो है एक आयातित रहेगा, प्राकृतिक नहीं होंगे। आयातित माने इम्पोर्टेड, कोई दूसरी जगह से ला करके आपके ऊपर जबरदस्त थोप रहे हैं। तो इसलिए भारतवर्ष में देखा जाए तो जब तक के उच्चतम शिक्षा अपने अपने मातृभाषा के माध्यम से दी जाने की क्षमता नहीं प्राप्त हो, तब तक कि अपने राष्ट्र की एक शिक्षा पद्धति संपूर्ण हुआ है ये माना नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत दूर है। शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा का थोड़ा बहुत महत्व दिया गया है, और अन्य भाषा का 5 से आगे पढ़ाने की बात कहा गया है, लेकिन कब तक कार्यान्वित होंगी मालूम नहीं।
लेकिन संपूर्ण रूप से शिक्षा के माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ये बात अभी किसी को भी कहने की इच्छा भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष 1947 में स्वाधीन हो गए थे, लेकिन आज भी हम भाषा की दृष्टि से और शिक्षा नीति की दृष्टि से भारत स्वाधीन देश नहीं है, पराधीन है। ब्रिटिश की पराधीन है, अंग्रेज भाषा की पराधीन है और अंग्रेज शिक्षा पद्धति की पराधीन है। तो इसलिए जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति अभी चल रहा है उसकी आवश्यकता तो मैं कहूँगा कि नहीं है। आवश्यकता तभी होगा जो अपने स्वदेशी शिक्षा का संपूर्ण रूप से विकसित हो, तब वो हर मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता रहते हैं। अभी तो एक ऊपर से थोप रहे हैं, शिक्षा नहीं एजुकेशन है, तो एजुकेशन का जो ढांचा है, अब ये आवश्यकता नहीं होने पर भी, प्राकृतिक रूप से आवश्यकता नहीं होने पर भी कृत्रिम रूप से आवश्यकता है। कृत्रिम रूप से इसलिए आवश्यकता है जिसके बिना हमारा दैनिक काम चलाने में कठिनाई होते हैं। तो ये एक क्या कहना चाहिए, मजबूरन हुए आवश्यकता है। एक प्राकृतिक रूप से एक तो संपूर्ण वातावरण और परिस्थितियों की दबाव में जो आवश्यकता होते हैं तो वो हैं। अब ये एजुकेशन स्वरूप की शिक्षा को हमने टिप्पणी किया है और टिप्पणी करने के बाद अगर शिक्षा होगा तो कैसा होगा, ये कोई नए खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन भारतीय विद्या में शिक्षा का बहुत सुव्यवस्थित पद्धति विकसित हो चुके हैं, हुआ है, जो अभी ह्रास हो गए हैं, जिसको पुनः उद्धार करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए परम पावन चौदह दलाई लामा जी प्रयासरत हैं। इसके लिए बुद्धगया में एक बहुत बड़ा संस्था की निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे संपूर्ण प्राचीन भारतीय विद्या जो संपूर्ण विश्व के लिए, समस्त जीव मात्र के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उपयोगी है, उसका एक झलक लोगों को मिलना चाहिए। इस दिशा में प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। तो इसलिए आज की जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है भारतवर्ष में, उसकी आवश्यकता इसलिए है कि वर्तमान समाज में आपको जीना है, अपने आप जीविका चलाना है, तो जो कुछ शिक्षा पद्धति अभी चल रहा है उसको ग्रहण कर लेना होगा। लेकिन उसको ग्रहण करने के साथ साथ एक ये भी ख्याल रखें कि हम जानने की यात्रा है, जानकारी लेने की यात्रा है, उसको समाप्त नहीं कर देना चाहिए।
थोड़ा बहुत मान लेते हैं और मानने के साथ साथ उसको जानने के प्रयास और निरंतरता रखेंगे। इस चेतना को विलुप्त नहीं होने देना चाहिए, इसको रखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ, ताकि ये आवश्यकता पूर्ति होते हुए भी हम अपने मूल रूप की आवश्यकता है उसका भी पूर्ति हो। शिक्षा का अर्थ है प्रशिक्षित करना। कोई बहुत प्रवीण नहीं है जिस विषय में, उसको प्रवीण करना, उसको शिक्षा कहलाते हैं। तो वो चित्त की भूमि में, काय और वाक की भूमि में नहीं, चित्त की भूमि में, मन के स्तर पर अक्षर ज्ञान तक ना रह करके अर्थ ज्ञान तक जाने की जो यात्रा है उसको शिक्षा कहते हैं। तो इसलिए शिक्षा को 3 वर्ग में बांटा गया है, शील, समाधि और प्रज्ञान। आखिरी उद्देश्य है शिक्षा का, वो है मनुष्य के प्रज्ञान को जागृत करना, मनुष्य के आंतरिक प्रज्ञान को जागृत करना। मनुष्य के आंतरिक प्रज्ञान को जागृत हो जाने पर मनुष्य किस चीज़ पर विद्या के आदि में नहीं रहते हैं, अज्ञान के आदि में नहीं रहते हैं। वो अपने से हर चीज़ को जान सकते हैं, बुद्धत्व तक प्राप्त कर सकते हैं। वो मनुष्य के आंतरिक प्रज्ञान का शक्ति है। उस मनुष्य के मूल प्रज्ञान का शक्ति को जागृत करने के लिए मनुष्य के चित्त को एकाग्र करने की समाधि की शिक्षा आवश्यकता है। उस समाधि की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए शारीरिक, वाचिक और मानसिक अनुशासन है। उस अनुशासन को अपनाना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, जिसको शील कहते हैं। सदाचार की शील को पालन करके अपने चित्त की स्थूल बाह्यगामी को रोका जा सके और समाधि के अभ्यास करके चित्त को एकाग्र कर सकें, जिससे आंतरिक प्रज्ञान को जागृत किया जा सके। जब आंतरिक प्रज्ञान को जागृत किया जाने पर कोई विषय विशेष आपने नहीं भी पढ़ा हो तो वो आपके सामने आएंगे, तो आप उसको जानने की, पहचानने की और जानने की क्षमता रखेंगे। तो ये एक शिक्षा का सही माने के पद्धति है, वो आवश्यकता हर आदमी को है। जन्म जन्मांतर में अविद्या के कारण और अकुशल कार्यों के कारण हमारा अंतर की प्रज्ञान दबा हुआ है। उसको ऊपर से माल हटा करके वो दबे हुए प्रज्ञान को जागृत करना शिक्षा की उद्देश्य है। इसलिए शिक्षा की आवश्यकता है। मेरे स्वर्गीय मित्र जीतू कृष्णमूर्ति, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, 20वीं शती की बात की एक बाद विशेष प्रज्ञानवान के रूप में रहते थे। उनका भाषा अंग्रेजी थे, तो अन्य भारतीय भाषा वो अपने मातृभाषा के अतिरिक्त और अंग्रेजी के अलावा तो उनका संप्रेषण के माध्यम अंग्रेजी थे। तो उनका कहना ये होता था, the only purpose of education is to awaken the inner intellect, inner intelligence of the individual.
so that he or she can flower in goodness. गुडनेस या सदाचार ऊपर से ठोंसने से वो कुछ दिन तक पालन तो होगा, लेकिन वो मूल रूप से एक सदाचारी या एक अच्छे मनुष्य नहीं बन पाएंगे। एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए उनके आंतरिक विजडम, आंतरिक प्रज्ञान उसको जागृत होना चाहिए। वो जागृत हो जाए तो फिर ये करो ये मत करो ऐसा कोई अनुशासन लागू करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति अपने आप अच्छे मनुष्य के रूप में खिलेगा, फ्लावरिंग होगा। तो अच्छे आचार अनुशासन के माध्यम से ठोंपा हुआ और अच्छे आचार और विचार अपने आप विकसित हुआ में बहुत अंतर है। तो इसलिए मनुष्य के अधिकांश दोष, समाज के अधिकांश दोष अपना समाप्त हो जाएंगे अगर शिक्षा के माध्यम से आंतरिक प्रज्ञान को कोई जागृत कर सकें। तो उस तरह की शिक्षा की आवश्यकता तो हर मनुष्य को है और उसकी उपयोगिता भी है। उपयोगिता एक विचित्र शब्द है, विशेष रूप से आज के संदर्भ में। आज के संदर्भ में सही मायने में उपयोगिता तय करना बहुत कठिन है। हम आज के प्रचलित शिक्षा के विषयों को ले और उन विषयों की जो हम आज उपयोग कर रहे हैं वो सही मायने में उपयोगी हैं या वो उपयोगी हमने ज़बरदस्त उसको बनाए रखे हैं। हम चिकित्सा विद्या के अध्ययन करते हैं, चिकित्सा विद्या के अध्ययन करके वैद्य बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। उस विद्या के उद्देश्य हैं, उपयोगिता है कि समाज में रोग आना ही नहीं, निरोग रोग विहीन समाज का निर्माण कर सकें। लेकिन समाज में रोग नहीं रहेंगे तो बहुत लोग यूनिवर्सिटीज में ये बात कहते हैं कि रोग समाप्त हो जाएंगे तो डॉक्टर लोग भूखे मरेंगे। ये चिकित्सा विद्या की उपयोगिता उस विद्या को अध्ययन करने वालों की आजीविका से जोड़ दिया जाए तो फिर कैसा आवश्यकता की उपयोगिता की परिभाषा हम कर सकेंगे। न्याय के कानून की अध्ययन करने वाले लोग कानून का अध्ययन करते हैं, न्याय प्रणाली के अध्ययन करते हैं, उसमें प्रवीण होते हैं। तो उसका उस विद्या का उद्देश्य है समाज में कोई विवाद ना हो, संघर्ष ना हो या कोई भी गलत काम करने वाला ना हो, अपराधी के काम कोई ना करें। न्याय का विद्या के उद्देश्य तो ये है। अब जिस विद्या को अध्ययन करने वालों की आजीविका की बात में आ जाते हैं तो कोई मुकदमा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई अपराध करने वाला ना हो तो वकील लोग भूखे मरेंगे, उनका आजीविका कहाँ से आएंगे। राजनीति शास्त्र अध्ययन करने वाले एक अच्छा शासन की, सुशासन की, अन्याय मुक्त शासन की
लिए उस विद्या का होता है। लेकिन उसकी अध्ययन के पश्चात जो उपयोगी की बात आते हैं तो कैसा हम अपने को शासन में बनाए रखें और बाकी लोगों को उसमें आने ना दें। जो विभिन्न विचारों की प्रस्थान है उसका एक अच्छे रूप में देखा जाते थे और वो एक दुश्मनी के रूप में देखने लगे। उसी तरह से अर्थ विद्या की अध्ययन करने वाले संपूर्ण जगत में गरीबी ना रहें, भूखे ना रहें, प्यासे ना रहें, ये उस विद्या की उद्देश्य है। लेकिन उसका उपयोग अभी कैसा कर रहे हैं? सारे दान कुछ लोगों के हाथ में आ जाए और गरीबी बराबर गरीबी के रूप में रहें। जहाँ गरीबी समाप्त हो जाएंगे तो वहाँ पर अमीरों की अमीरता का सुरक्षा खतरे में पड़ जाते हैं। आज सबसे बड़ा कठिनाई जो संपूर्ण मानव इस विश्व में झेल रहे हैं वो आर्थिक विषमता, गरीबी और अमीर के बीच में जो बहुत बड़ा गैप और प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। 200 साल के आसपास के मध्य में 18वीं शती, 19वीं शती, 20वीं शती, 19वीं और 20वीं शती में संपूर्ण विश्व में एक नए परिवर्तन हुआ। उसमें मूल रूप से अर्थव्यवस्था को लेकर के थे एक पूंजीवादी विचारधारा और एक समयवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा पहले हुआ जिसके माध्यम से किसान और कार्यकर्ताओं का शोषण हुए, जिसके आंदोलन के रूप में समयवाद, मासवाद उत्पन्न हुआ। तो सारी दुनिया दो गुट में बंट गया। लेकिन ये चलते चलते 20वीं शती समाप्त हो ना हो, 20वीं शती के अंत में आकर के पूंजीवाद की जीत हुए और विश्व में पूंजीवाद के विरोध में लड़ने वाला कोई भी नहीं रहा। दो ही भी देश बचे हुए थे, रशिया और चीन। वो दोनों भी पूंजीवाद और बाजारी अर्थव्यवस्था के रूप में आ गए और शासन का प्रणाली समयवाद की रहा। तो ये भी बहुत विडंबना है। कुछ समय पहले एक डेविड कोरिन नाम की विद्वान हैं, उसने एक ही ग्रंथ लिखा, When the corporations rule the world। वो 20वीं शती के अंत में 1990 की दशा में लिखे थे। तो उसने दूसरा भी लिखा है कुछ वर्ष के बाद, द पोस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वो दोनों में आज की जो दशा है वो एक भविष्यवाणी के रूप में कह दिया था। आज संपूर्ण विश्व एक भी देश ऐसा नहीं बचा है, चाहे वो समयवाद तथा कथित हो, चाहे वो पूंजीवाद हो,
लेकिन संपूर्ण शासन प्रणाली 2 या 3 औद्योगिकरणों के हाथ में ही चलते रहे हैं और शायद ये चलता रहेगा कुछ वर्ष तक, लेकिन ये स्थायी तो नहीं होंगी। तो ऐसा परिस्थिति में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कोई भी देश 2 या 3 पूंजीवादियों के हाथ में पूरा चला जाए। जो रशिया और चीन नहीं बचा है तो बाकी देशों को बचने की उम्मीद करना भी बेकार था। तो ऐसा परिस्थिति में संपूर्ण शिक्षा की या तथाकथित एजुकेशन की और विशेष रूप से इकोनॉमिक एजुकेशन की आवश्यकता भी समाप्त हो गए हैं, उपयोगिता भी समाप्त हो गए हैं। तो इसलिए जो शिक्षा आप ले रहे हैं उसकी उपयोगिता निर्णय करने के लिए स्वयं अपने प्रज्ञान का उपयोग करना होगा। तो उसमें सबसे पहला आवश्यकता ये है, शिक्षा आजीविका के लिए नहीं होता है। शिक्षा मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए होता है। मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए शिक्षा के माध्यम से स्वयं को शिक्षित करें तो उस शिक्षा की उपयोगिता अपना आप प्रमाणित होते जाएंगे। अगर आप अपनी समय की आजीविका की जो बौद्धों की पद्धति है में रहने की आवश्यकता अनुसार चीज़ों की उपयोग करने की आदत रखें और स्वयं स्वावलंबी होने की बहुत सा मार्ग हैं, उस मार्ग में रहें और अपने आंतरिक या अंतरात्मा के आवाज़ को कभी दबने ना दें। जैसा आपने न्याय की शिक्षा लिए हैं तो समाज में कोई भी मुकदमाबाजी या अबान या कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमने चिकित्सा की शिक्षा लिए हैं तो रोगियों को तो उपचार करना ही होगा, लेकिन उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए रोग निरोध, रोग आने से पहले ही रोक दिया जाए, समाज रोग में ही रह सकें। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर शिक्षा की उपयोगिता जो शिक्षा हमने लिए हैं, राजनीतिक शिक्षा लिए हैं तो अपने से सबको दबाने की विचार छोड़ दें, समता और भाईचारा के माध्यम से समस्त राष्ट्र जो है वो एक सही लोकतंत्र की और प्रजातंत्र के माध्यम से सुव्यवस्थित हो सकें। इस उद्देश्य तब शिक्षा की उपयोगिता रहते हैं। तो आज अधिकांश लोगों से पूछा जाए तो शिक्षा की उपयोगिता क्या है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं आजकल लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। वो कहते हैं कि आजकल बाज़ार में कौन सा ज़्यादा मांग है। आजकल बाज़ार में डॉक्टर का मांग है, आजकल बाज़ार में मैनेजर का, व्यवस्थापक का मांग है, आजकल बाज़ार में फलाने का अकाउंटेंट के या इस तरह से। तो उस माध्यम से आपकी शिक्षा को मोड़ दीजिए। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा आजीविका से जहाँ जोड़ दिया जाता है तो ये विद्यालयों में भी अधिकांश अध्यापक अपने छात्रों को कहते हैं कि ये करेगा तो ये मिलेगा। सब नौकरी की तैयारी में, मालिक बनने की तैयारी कोई नहीं करते हैं, नौकरी बनने की तैयारी करते हैं।
दुर्भाग्य से एक नाग बने थे। वो जब मैं विद्यालयों की प्रशासन में थे तभी बने थे। रेड्डी सभा के विद्वान हैं उनके, जिससे विश्वविद्यालयों की सत्र जो हैं उनकी गुणात्मक के निरीक्षण किया जा सके। तो अभी पता चला कि उसमें एक ये रख दिया है कि कितना विश्वविद्यालय की परिसर में रहते हुए कितना नौकरी मिल गया है, वो एक प्रक्रिया बन गया। तो इसका मतलब जीवन के उद्देश्य नौकरी करना ही है, तो बिना शिक्षा के भी नौकरी तो कर ही सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से नौकरी करने को अनिवार्य रूप से, जिसका अंग्रेजी में अच्छा शब्द है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है कि वेतनभोगी कार्यकर्ता बनना। वेतनभोगी कार्यकर्ता बनने का अर्थ ये है कि आपने विद्यालय में या विश्वविद्यालय में जो कुछ शिक्षा अर्जित किया है उसको बाज़ार में दाम लगा करके बेच दिया है। उसका अच्छा दाम मिलता है तो आप संतुष्ट होते हैं, कम दाम मिलता है तो आप संतुष्ट रहते हैं। तो इसलिए फिर ये बात पूछने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा की आवश्यकता आजीविका के लिए है, शिक्षा का उपयोगिता भी आजीविका के लिए है। तो इसके अर्थ ये है कि आजीविका के विषय में एक जन्मसिद्ध अधिकार और जन्मसिद्ध क्षमता होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। प्राचीन भारत में बेरोजगारी की कोई सवाल होता नहीं था। अपने अपने एक कुलीन व्यवसाय होते थे, उस कुलीन व्यवसाय में अपने को एक स्वावलंबी रखते थे। तो इसलिए जिस कुल में उत्पन्न हुआ है उस कुल के व्यवसाय को अपने आगे चलाइए, जिससे उनका आजीविका, कृषक है तो कृषि करिए, व्यापारी है तो व्यापारी करिए, कलाकार है तो कला के क्षेत्र में जाइए। तो उससे बिना किसी चाकरी किए बिना अपने आजीविका ठीक से चल पाना तो प्राचीन भारतीय पद में खूब अच्छे तरह से थे। समय की दृष्टि से मुझे अपने वाणी को विराम देना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा है वो थोड़ा अव्यवस्थित रूप से कहे गए हैं, लेकिन कुछ आपके साधारण विचारों से मिल तो नहीं खाते होंगे। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप खंडन करिए, मंडन करिए, नकारिए, लेकिन आपकी पूर्व आग्रह से नहीं, तार्किक दृष्टि से। जो मैंने कहा है वो तर्क की दृष्टि से सही नहीं उतरते हैं, उसकी सही नहीं उतरने की वह मूल लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, उस तर्क उनसे माध्यम से आप नकारेंगे तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगा। ऐसा ही मान लेने जैसा नहीं मानना भी एक आजकल पद्धति चल रहा है। जो प्रचलित मतों से नहीं मिल खाते हैं तो उसको विचार विमर्श करने की योग्य ही नहीं समझते हैं, उसको ऐसा ही नकार दिया जाता है। तो नकारना भी तार्किक दृष्टि से, रैशनैलिटी से नकारना होगा, और स्वीकार करना भी होगा तो जान करके स्वीकार करना होगा। बिना जाने अब नकार नहीं भी पाए हैं
तो मैं नहीं जानता हूँ, मैंने ऐसा सुना है, इतना तक रहना चाहिए। नहीं तो आजकल समय बहुत अच्छा नहीं चल रही है। इस समय जो चल रहा है वो बहुत खतरनाक के समय की है और अग्रसरित हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिक की जो व्यवस्था है वो मनुष्य की आंतरिक ज्ञान को दबाने के लिए, विशेष रूप से जो रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दौर इस समय चल रहा है, तो इस समय मुझे याद आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत विद्वान आदमी थे, साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन वो सामान्य ज्ञान से बहुत दूरदर्शी, जिसने गांधी को बहुत सम्मानित किया है। तो उन्होंने कहा कि आई फियर द डे दैट टेक्नोलॉजी विल सरपास और ह्यूमन interaction, the world will have a generation of idiots. प्रौद्योगिक की क्षमता मनुष्य की क्षमता से ऊपर चले जाएंगे तो एक ही फिर ऐसा आ सकता है सब बेवकूफ़ी हो। तो वो समय आ सकते हैं, उनका कहना एकदम अप्रासंगिक है, ऐसा कहना कठिन है। तो इसलिए मैं अंत में पुनः छात्रों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षा लें तो उसका अंततगत्वा स्वयं और समाज की हित साध सकें, इसको देखना चाहिए। और हम समाज की एक सेवा करने वाला बनना चाहिए। अगर नहीं बने तो समाज को हानि करने वाला ना बने। तो ये दो चीज़ों को स्व और पर में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। जितना स्वार्थ है उतना ही परार्थ को भी, अगर परार्थ स्वार्थ से ज़्यादा हो सकें तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो बराबर रखने के प्रयास करना चाहिए, ताकि एक सही मानव के रूप में अपना जीवन विकसित कर सकें और कुशल और अकुशल की भेद अपने प्रज्ञान के माध्यम से कर सकें। इतना क्षमता चाहे आप विद्यालय की शिक्षा सिर्फ ले सकते हो या अपने स्वाध्याय से ले सकते हो, तो इतना लेना जरूर चाहिए। आपके ध्यान के लिए मैं आभारी हूँ। जय जगत। Rinpoche-la, my question is, what strategies do you think are essential to enhance the quality of education in the Monyu region, ensuring that it not only preserves the rich cultural heritage but also prepares students for the challenges of the modern world? The world strategy is now using very commonly in every conversation. But basically,
The strategy word is coming from military vocabulary, basically used for methods to be adopted in a war front. So, I usually do not use this word. Instead, I am prepared to use the methods or facilities, upaya कुशलता. मन रीजन में शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपने कल्चर हेरिटेज और अपने परंपराओं का बचाव कर सकें, to protect the cultural and spiritual heritage of the region, and also to meet the challenges of the modernity, challenges of the modern world. There's a very important question. The question has come out of the ground reality. Ground reality means you have to ask what method should be adopted in the education system to preserve and protect the cultural heritage. That means the present ongoing education system does not have the complete inbuilt method to do the preservation and promotion of the cultural heritage. So this is a big question and also difficult to answer, because we cannot change by few individuals the prevailing national, regional, provincial policies and systems of the education. We have to find out how we can include or moderate to find the methods and the facilities to do the preservation and promotion of the cultural heritage. And we have to do one thing in the beginning, that is to recognize what is cultural heritage, what is cultural tradition, whatever is prevailing in the perpetuated customs and systems and habits does not belong into a cultural heritage. We shall have to identify what is our heritage, which is sacred and which is always good and we need to be preserved. And some of the old systems which need to change, which need to give up. So we shall have to discriminate these two things. And therefore, students of this region should read books and information system about the heritage, tradition, and cultural. Particularly the World Cultural
is a very pervasive word. It can be interpreted in too many connotations. To recognize culture is most important. Kumaraswamy, Sri Lanka scholar, have defined what is a tradition. Coming from divine source or authentic source, coming down unbroken lineage, and verifiable reasoning and logic. If these three things are there, then that makes a heritage or tradition. So that's one. Then that tradition to preserve. The education system should not go against those traditions, particularly should not consider those traditions are something outdated or inferior. The traditions shall have to be verified through logic and reasoning and to understand. To understand the tradition is the real way to preserve and also to promote. Without understanding, you try to preserve it, that means you are just stuck in blind faith. Rationality is the most important to argue why and how the importance of the tradition and what is the necessity of to preserve it. That is a big challenge, but lesser challenge than the facing the modern challenges. The modern challenges are the ever increase of technological know-how or systems. As I mentioned, the saying of the scientist, we are overpowering the ever increasing technological variations and growth. I do not use the development, I can only see growth. That growth is each time or each day is a kind of challenge. So to face that challenge, keeping away from the challenge is not the way. We shall have to go ahead of that challenge. And we have to look into the basic ground, the foundation of that growth, and what that foundation is in consonance with the human nature or the rule of the nature. प्रकृति के नियम के साथ चलते हैं कि नहीं? अब कोई भी चीज़ प्रकृति के नियम के साथ नहीं चलते हैं तो वो आकस्मिक रूप से, तत्कालिक रूप से कितना भी अट्रैक्टिव हो, कितना भी अच्छा लगे हो, उसको बहुत गहराई से देखना चाहिए। एक चैलेंज में बहुत सा चैलेंज है। I take out one challenge as an example, the so-called infrastructural development and its effect to the preservation of environment and the ecosystem. This always goes against each other. And the developmental side, they talk about the need of the
humanity, for their development, and the other side, the long-term benefit of the humanity. So in this, a great wisdom is necessary, how to balance, to fulfill the immediate human need, and also to keep them within a limit so that the environmental ecosystem should not be damaged in the process of such infrastructure or any other development. And I see in many Himalayan regions, they are having the struggle between these two, how to balance them. So that needs a great human wisdom. And in that, the one point is not to go under the greed, only to verify the real need. If you remain with the real need and not go after greed, then you will find the balance. That's all. When educating the hearts of the youth, we must not forget to educate their hearts. Rinpoche La kindly elaborate these words of the Dalai Lama. From where you get this Dalai Lama's words? In a book or you have it? Thank you. In the usual usage of words in the present day's vocabulary, the heart is representing the feelings, the emotions, and the brain is representing the dry intellectual understanding or knowing or unknowing things. So therefore, in the modern present education system, it only addresses to the brain, to the intellect, not to the feelings and emotions. Therefore, it is the same what the Gandhi was talking and what the Dalai Lama, His Holiness the Dalai Lama was talking. Gandhi also says, the present education, the Akshar Gyan, is addressing only to the outer physical body, and it does not address to the inner mindset. And His Holiness is using the Western terminology, the brain and the heart. The education is only imparting of informations about the outward things, and it does not make to improvement of human goodness. If I use the Krishnamurti's word, human goodness must come out of the feeling of love and compassion. Love and compassion comes out of the inner consciousness. The inner consciousness is theoretically reside in the heart. The love, the compassion, the affection, and the nearness, all these are come from the heart. So unless you improve
the inner feeling of the heart, only compilation of information in the brain does not make the quality of one's nature, the quality of the human individual. Quality means human individual is compatible and comfortable with other entire humanity. The entire humanities are the same. The oneness of humanity can only be understood when your heart is full of love and compassion. Rinpoche, what mantras we can recite in our life to protect ourselves from illnesses? That you should have to ask some medical professional. To protect from illness and have a good physical body, the key point is you should have a sensitive approach to your body. The body system is very complex and very subtle. Whatever disbalance occurs in your body, what is illness basically? Illness means the disbalance of the components of the body structure. The body is composite of 5 basic elements: the warmth, the liquid, the moving, and the emptiness, the earth, the fire, the wind, the earth. All these are by nature not compatible with each other, but due to the karmic force in our body, all these are working harmoniously. Then there is some disbalance between these basic elements. They will give signs, signals, some discomfort somewhere in your body. And usually the people do not pay attention to those signals. Little headache or sneezing or coming, lot of water for nose, some that kind of shivering or disturbance of sleeping. These small signals we are not able to notice and pay attention what is wrong, what is the cause. So therefore, we should have a sensitiveness to our body and body signals. And then the second thing is to have appropriate food. Appropriate food means a food which is suitable to your body. And that should also be known by oneself. Even twin brothers, they have some differences to keep the bodies. So oneself should know that my body fits this kind of suit, my body needs this kind of drink, my body doesn't suit this kind of things. That sensitiveness will learn, you develop to understand what food and how much quantity of food and at what time. Then the regularity of the eating time, that should also keep. One day you eat many times and one day you didn't eat, or this kind of thing, irregularity of food time. And the quantity of food is very important. In every spiritual literature, Sage Tsu Ripa,
to know the quantity of the food, which quantity of food is required to your. So here again, the body should use only the needs. Body should not go after greed. Wherever greed comes, there's a disbalance and disorder. So if you eat something more, that's also harmful. You eat something much less, that's harmful. But much less does not mean keeping fast is not good. Regular fasting after 10 days or after a week, a day or a half day fasting is also good for good digestion of the eating foods. And then appropriate clothes according to the weather condition. So these are the things which you can keep your body free from illness. And once illness comes, the treatment should also not delayed. Immediate treatment and immediate examination, this is also a part of sensitiveness to the body. And then third important is appropriate sleeping. Sleeping is an essential part of the body. So if you sleep 10 hours one day and 2 hours in the another day, so irregular sleeping is also very bad thing for. So you should know what quantity of sleeping from 6 hours to 9 hours. Human body might be vary. Some people 6 hours sleeping is good enough, and some people need 7, 8, 9. I don't think any human being which needs more than 9 hours sleep. Anyhow, exceptions may be there, but that should also known by yourself. You will observe how much our sleep is giving you satisfaction and freshness to your body. So that should be regular, not varying from day to another day. So each day, going to sleep and rising up, there should be quite regularly. So if you do regular sleeping, appropriate eating, paying to the signals of the human discomfort, body discomfort, and paying attention to them immediately, and do things regularly, and know for yourself what is suitable and what is unsuitable, food, drink, and clothes, everything. So this kind of awareness and paying attention to body will give you free from disease. Do you think the development of in technology and AI will put the dominant in the human world? Dominant in the human world. Thank you. I have mentioned something about it before also. The word dominant is difficult to define. Apparently, the present world is already dominated by the technology and artificial intelligence. The world has accepted the word artificial intelligence. I personally do not agree this vocabulary. It is correct in artificial, but it is not intelligence. It is artificial
things, some questions are being artificially answered, that does not mean it makes itself as intelligence. Intelligence is a part of mind, consciousness. And consciousness has a different potential than the technical accumulation of informations and make something able to sort out some answers. So my answer to your question is the world is already much dominated by the technological things, and particularly the artificial intelligence. Now artificial intelligence is reached to every sphere except spirituality sphere. Otherwise, in the world, every sphere, the artificial intelligence is interfering in the usual system of operating. So my answer to your question is that the world is already apparently dominated by artificial intelligence, but individuals, it is your own choice whether you wish to be dominated by the technology or you wish to remain independent by yourself. You have every potential and every power to remain unaffected by the technology and artificial intelligence. And there is no need to be dominated. Each human individual is completely free. And all dominations from outside, it may be political domination, it may be economic domination, it may be technological domination. Individuals are welcoming and accepting that domination. And we can very easily and very well, if we wish, we can reject them. So if any individual don't want to be dominated by technology and artificial individual, you intentionally use them as your slaves, as your servant. For your facility, you are using them. You must not become slave of those technologies and artificial intelligence. It is in your hand. If you behave, you are slave of that technology and you have become slave of your cell phone, then that is not the entirely blame goes to the cell phone. It is your intention and your determination is more contributed to become the slave of this. So therefore, anyone willing to remain undominated, unoverpowered by technology and artificial intelligence, you have every potential and strength to do that. Okay? परम पूज्य जबसे समदों रमचिला जीरल मोनास्ट्री के पूर्व मठाधिकारी आदरणीय यीशे तोतन कुनफेला लानेट लामास आनीस जिला परिषद अध्यक्ष श्री लेकी गुम्बो जी, विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र एवं शिक्षकगण, सरकारी कर्मचारीगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के सभी
प्रतिभाओं की तरफ से कैप्टन समदोंग रिम्बुचेला जी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे छात्रगण और अन्य श्रोतागणों को आपकी सारी बातें और आदेश उपदेश उनको लाभान्वित करेंगे। रिम्बुचेला, आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से वक्त निकालकर हमारे बच्चों और शिक्षकों को मार्गदर्शन किया, जिसके लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। मैं इस मौके का फायदा लेते हुए पूरे मन क्षेत्र के पब्लिक की ओर से और विशेषकर हम चंग के निवासियों की ओर से रिम्बुचेला जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने कई दिनों से हम सबका अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन किया। पिछले कई दिनों से आपके द्वारा चंगचुप लमरिक पर वर्णन को प्राप्त करके हमारे मन और आत्मा को समृद्ध किया। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को उनके प्रतिबद्धता और इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्नेहपूर्ण समर्थन और सहयोग के लिए सदा आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गोंसे गार्डन रॉकलिंग मोनास्ट्री के बोंदिला के पूर्व मठाधिकारी आदरणीय किशी थोतन कुनफेला जी को भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। किशीला ने रिम्बुची जी के उपदेशों को मनपा में अनुवाद करके इस कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बनाया। आपके योगदान के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र एवं शिक्षकगण तथा सरकारी अधिकारीगणों का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी हमारे समाज को विकासशील बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी रिम्बुचेला की कही गई बातों पर चिंतन करेंगे और अपने जीवन में उनका उपयोग करेंगे। मैं हम सब की ओर से कार्यक्रम के आयोजकों को आयोजन कमेटी के प्रत्येक सदस्य का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन, सफाई कर्मचारीगण और वॉलेंटियर्स को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष रूप से हमारे स्पॉन्सर्स यानी प्रायोजकों का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी की उदारता के कारण यह कार्यक्रम संभव हो पाया। मैं हमारे क्षेत्र के जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत सदस्यगण, गांव बूढ़े, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जंग के पब्लिक लीडर्स को भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के निस्वार्थ समर्थन से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। यहाँ पधारे श्रद्धालुगण का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि रिम्बोचे जी के द्वारा संचार किया गया उपदेशों की पूर्णतः अपने जीवन में अभ्यास करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर से पूज्य रिम्बोचे जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भगवान बुद्ध से उनकी स्वास्थ्य और लंबी जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।